पिछले वीडियो में आपको बताया था कि संप्रेषण संप्रेषण जो है वो दो प्रकार का होता है। तो उसमें छोटी छोटी श्रेणी बताई गई थी आपको, पिछले वीडियो में आप देखेंगे। तो इसमें क्या है कि अब उसको हम डिटेल देखेंगे कि हमारा जो संप्रेषण है, सबसे पहले मौखिक संप्रेषण क्या है, मेन होता है। उसमें तो आपने मैंने छोटा सा बताया था कि मौखिक और अमौखिक क्या होता है। अब इसमें आपको डिटेल से देखिए कि मौखिक संप्रेषण वाकई में बोलते किसको हैं। मौखिक संप्रेषण जिन्हें सीधे प्राप्तकर्ता द्वारा सुना जाता है। मतलब मौखिक संप्रेषण ऐसा संप्रेषण जो सीधे प्राप्तकर्ता द्वारा सुना जा सकता है। और कई माध्यम होते हैं जिनसे मुख्यतः निम्न प्रकार, मतलब कई माध्यम होते हैं जो हम संप्रेषण सुन सकते हैं मौखिक, ठीक है। जैसे आपका सबसे पहले रेडियो, इसमें जो माध्यम होता है सबसे पहले रेडियो एक मार्गी संप्रेषण का माध्यम होता है। जो रेडियो होता है वह एक मार्गी संप्रेषण का माध्यम होता है, जो कि यह उन दूर दराज के क्षेत्रों में आप सूचना पहुंचाई जाती है। तो सिर्फ बोलने वाला बोलता है, उसका रिप्लाई देने वाले या जो प्राप्त करता है वह उसको प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। उस समय उन्हें सिर्फ सुनना होता है। मतलब रेडियो संप्रेषण के माध्यम से दूर दराज में लाभदायक चीज़ें ही संप्रेषित की जाती है, जहाँ पर संचार का अन्य कोई साधन नहीं होता है। और रेडियो का क्या होता है कि दूर दूर रेडियो स्टेशन लगा दिए जाते हैं। वहाँ एक जगह से लोग अपना सूचना या संप्रेषण या अपना आइडिया देते हैं वहाँ पर, इस प्रकार से। और वहाँ पे कई जगह के लोग दूर दराज या गांव तक भी रेडियो के संचार के माध्यम से काफ़ी लोगों तक पहुँच जाता है संप्रेषण। जैसे सरकारी सूचनाएं होती हैं, समाचार होता है, विज्ञापन होते हैं, बहुत सारे ऐसे पहुंचाने के लिए रेडियो के माध्यम से पहुंचाया जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं कि जहाँ पे टीवी का या और कोई अन्य माध्यम नहीं है, तो बहुत लोग रेडियो से खेल भी सुनते हैं। दिखाई नहीं देता पर सुनते हैं, समाचार सुनते हैं। बहुत लोगों के रेडियो पर भी इंटरव्यू ले जाते हैं। जैसे बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक आते हैं, कृषि वैज्ञानिक आते हैं। तो कृषि जो हमारे छोटे छोटे किसान भाई हैं, वो रेडियो के माध्यम से अपने किसानों जो भी कृषि में समस्याएं होती हैं वो वहाँ पहुँचती हैं और उनके माध्यम से वो सुन के अपनी समस्याएं समाधान कर देते हैं। तो ये होता है रेडियो के माध्यम से संप्रेषण। दूसरा है टेलीविज़न। टेलीविज़न यह भी एक मार्गी ही साधन है संप्रेषण का, क्योंकि इसमें भी प्राप्तकर्ता या सुनने वाला डायरेक्ट मतलब कि तुरंत अपना प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, वो बाद में ही दे पाता है। और टेलीविज़न के माध्यम से क्या होता है कि यह भी आपके समाचार सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। विज्ञापन बहुत ही अत्यंत आवश्यक सूचना आपको मिल जाती है और बहुत लोकप्रिय भी होती है। रेडियो के बाद टेलीविज़न सबसे ज़्यादा संप्रेषण का प्रभावशाली माध्यम बना, जिससे कि इसमें क्या होता है कि एक तो सुनाई भी देता है और दूसरा दिखाई भी देता है। तो ये सबसे प्रभावशाली माध्यम बना। तीसरा है दूरभाष। दूरभाष यह द्विमार्गीय संप्रेषण का माध्यम है। मतलब दोनों तरफ के जो संदेश करता है, जो संप्रेषण करता है, वह भी बोलता है और जो प्राप्त करता है वो भी अपनी प्रतिक्रिया दूरभाष के माध्यम से दे देता है। और ऐसे लगता है जैसे कि दूरभाष के माध्यम से एक जगह से दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति से वार्तालाप हो जाती है, आवश्यक सूचनाएं तुरंत पहुंच जाती है और उसकी प्रतिक्रिया भी इसके माध्यम से मिल जाती है। मौखिक संप्रेषण का महत्व। सबसे पहले मौखिक संप्रेषण का महत्व क्या है कि नेतृत्व क्षमता। एक
मौखिक संप्रेषण का एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो होती है कि नेतृत्व क्षमता। जिसके अंदर नेतृत्व क्षमता है, यानी नेतृत्व क्षमता तभी आ सकती है जब उनके संप्रेषण यानी उनके बात करने का तरीका और अपने विचारों से, अपने अच्छे बात करने के तरीके से अपने लोगों को अपने बातों के प्रभाव में शामिल कर लेना, ये होता है नेतृत्व की क्षमता। जैसे कि एक नेता को अपने अनुयायियों को अपने विचारों से प्रभावित करके अपने अनुयायियों के विचारों को शामिल कर लेना, ये एक नेतृत्व क्षमता है। मतलब कि जो बड़े बड़े हैं, नेता हैं, उनकी संप्रेषण के माध्यम से तो लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पे चलना शुरू करते हैं। तो उनका क्या है कि उनका संप्रेषण जो है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है और दूसरे को अभिप्रेरित करता है कि जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हमें भी वो काम करना चाहिए। यानी कि अगर कोई नेता कहता है कि हम मतलब कि इस चीज़ को ऐसे करेंगे तो ये अच्छा होगा, तो वो अपनी बातों को इतनी प्रभावशाली, अपने शब्दों को इतना सरल करके बताता है कि लोगों को समझ में भी आता है और वो उनकी बातों में अपने विचार को शामिल भी करते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये सही कह रहे हैं और उनके मुताबिक वो काम करना शुरू कर देते हैं। और इस प्रकार जो संप्रेषण होता है वो नेतृत्व करने की क्षमता को मतलब विकास करता है। वो और भी ज़्यादा आगे चल के वो अच्छी नेतृत्व कर सकते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह राजनीति हो, चाहे वह किसी कारखाने में हो या किसी स्कूल में हो या कॉलेज में हो, तो हर जगह वह अगर अपने संप्रेषण या अपने विचारों को अच्छे से रख सकते हैं तो वह आगे तक भी अच्छे ही प्रभावशाली नेता कहलाते हैं। मतलब उनमें ये काबिलियत है कि वो अच्छे एक लीडर बनते हैं। फिर है प्रतिभागी के लिए। मौखिक संप्रेषण का जो महत्व है सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिभागी के लिए। आज के व्यावसायिक युग में उच्च प्रबंधन के द्वारा सभी कर्मचारियों को सुझाव के लिए आमंत्रित किया जाता है। मतलब आज का जो व्यावसायिक युग है उसमें सभी जो उच्च अधिकारी हैं वो अगर कुछ सूचना देना चाहते हैं या कुछ प्लान करते हैं या कुछ योजना बनाते हैं तो वह और अधिकारियों को या अपने कर्मचारियों को एक आमंत्रित करते हैं, जैसे कि एक मीटिंग बुलाते हैं। तो संस्था के विकास के लिए जो सुझाव दिए जाते हैं या सुझाव मांगे जाते हैं वो बिना मौखिक संप्रेषण के ये संभव नहीं है। कि अगर बिना मौखिक संप्रेषण का ये संभव हो जाए कि विकास हो जाए या फिर हम अपना आइडिया बता सकें, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें यहाँ पे मौखिक संप्रेषण जरूरी है कि अगर कहीं पे भी विकास करना है तो अपनी बातों को अच्छे से अच्छे और सरल से सरल भाषा में दूसरे तक पहुँचाया जाए। तीसरा है सम्मान। प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए वो क्या पाना चाहता है? प्रशंसा पाना चाहता है। यह तभी संभव है जब उच्च प्रबंधक के द्वारा कर्मचारी के सामने उसकी प्रशंसा की जाए या फिर उसे शाबाशी दी जाए या उसकी पीठ थपथपाई जाए। यह मौखिक प्रशंसा करे तो उसको और भी अच्छा लगेगा कि उसे सभी लोगों के बीच में उसे सम्मान किया गया, उसकी मेहनत को सराहा गया, तो वो और भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो मतलब मौखिक संप्रेषण में सम्मान देना भी अति महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कभी भी अगर कोई भी काम करता है तो उसके काम की सराहना की जानी चाहिए और जब सराहना की जाएगी, प्रशंसा की जाएगी तो वो और भी अच्छे से कार्य करेंगे। अब है अच्छे वातावरण के लिए। अच्छे वातावरण के लिए अच्छे वातावरण के लिए संदेह या गलतफहमी,
बिना, मतलब संदेह या शंका या गलतफहमी, या जैसे दूर से बहुत लोग गलतफहमी उड़ा देते हैं कि भाई वो उस कॉलेज में मत जाओ, वहाँ पे तो इतना नहीं, इतना ऐसे होता है, या पढ़ाई नहीं होती है, या फिर बहुत मारते हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी अफवाहें फैला देते हैं। तो ऐसा है कि बिना अफवाहों के बिना संदेश भेजना है तो वातावरण भी सही रहता है, और यह मौखिक संप्रेषण से ही संभव है। कहने का मतलब है कि अगर किसी चीज़ के बारे में संदेश हमको भेजना है तो गलतफहमी, शंका और अफवाहों के बिना अगर हम संदेश भेजें तो वो अच्छी बात है, तो उसका वातावरण भी सही रहता है और यह मौखिक संप्रेषण से ही संभव होता है। अब है मौखिक संप्रेषण के लाभ। मौखिक संप्रेषण के लाभ क्या है? सबसे पहले समय की बचत। मौखिक संप्रेषण में इसमें संदेश को लिखना नहीं पड़ता है, इसमें संदेश को लिखना नहीं पड़ता, और जब लिखना नहीं पड़ता तो इसीलिए इसमें संदेश को प्रेषित करने में जो होता है वो समय की बचत होती है। और लिखने में क्या होता है कि एक एक चीज़ लिखना पड़ता है, फिर उसे देखना पड़ता है कि क्या कहाँ पे कुछ कमी तो नहीं है या कुछ उसमें सुधार करते हैं, उसके बाद भेजते हैं। लेकिन मौखिक संप्रेषण में क्या होता है कि समय की बचत होती है कि हम अपना आमने सामने बैठ करके मौखिक संप्रेषण दे देते हैं, अपना संदेश मतलब प्राप्तकर्ता तक पहुंचा देते हैं, तो समय की बचत होती है। और दूसरा है यह सस्ता भी होता है। सस्ता कैसे होता है कि इस माध्यम में न कागज की जरूरत पड़ती है, न ही इंक स्याही की आवश्यकता होती है। इसमें बस क्या होता है, इसीलिए यह सस्ता होता है कि हम तुरंत सूचना आप तक पहुंचा दिए और आपने भी बिना लिखे सूचना को सुन लिए और अच्छे से सुन लिए। और उसमें क्या हुआ कि सुनने के बाद आप प्रतिक्रिया भी दे दिए, जिससे कि हमें पता चल गया कि हमारे संदेश का क्या प्रतिक्रिया होती है। तीसरा है स्पष्टता। मौखिक स्पष्टता में, मौखिक संप्रेषण में स्पष्टता, सामान्यतः संदेश जो होता है वो स्पष्ट होता है, यानी क्लियर होता है, कोई शंका नहीं होती है और बिना शंका का होता है, कोई संदेह नहीं होता है उसे। और अगर कोई संदेह होता भी है या कोई डाउट होता भी है तो भी उसी समय दूर किया जाता है, उसी समय दूर हो भी जाता है। अगर कुछ भी आती है, कोई भी दिक्कत होती है या डाउट होता है तो मौखिक संप्रेषण में क्या होता है, तुरंत हम उसको दूर कर लेते हैं। जो भी डाउट होते हैं या पूछ लेते हैं, अगर हम किसी को बोल रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या क्लास ले रहे हैं तो हम पूछ लेते हैं कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, तो उसी समय वो क्लियरिटी हो जाती है। मौखिक संप्रेषण के लाभ में अगला है अधिक प्रभावी। अधिक प्रभावी मौखिक संप्रेषण में यह संप्रेषण सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है माध्यम है, क्योंकि दोनों पक्षों के हाव भाव से पता चलता है कि हमारा जो संप्रेषण है वो क्या है। ठीक है, जैसे क्या पता कैसे चलता है मौखिक अधिक प्रभावी कैसे होता है कि जैसे अगर कुछ आश्चर्य की बात होती है या हमें नहीं पता है तो क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, भावों को ऊपर कर लेते हैं क्यों, या फिर आश्चर्य होता है तो कुछ इम्प्रेशंस होते हैं, या फिर जो चीज़ें नहीं पता होती है और संदेश देने वाला या फिर संप्रेषण वाला जो व्यक्ति होता है जो अपना आइडिया बता रहा है, तो जिनको समझ में आता है वो क्या करते हैं कि हाँ गर्दन हिला करके उनकी सहमति जताते हैं कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, या फिर गर्दन यूँ हिला दिए तो साफ पता चल जाता है कि नहीं समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से, या किसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा काम प्रदर्शन किया तो उसको लोग कैसे करते हैं कि पीठ थपथपाते हैं, या बहुत अच्छे या कहते हैं शाबाश और अच्छे काम कीजिए, तालियां बजाती है। तो इस प्रकार से ये जो संप्रेषण होती है अधिक प्रभावशाली होती है,
क्योंकि ये आपके पूरे शरीर के हाव भाव से प्रकट होते हैं और हाव भाव से ही एक दूसरे के सामने हम प्रदर्शित करते हैं। पांचवा है प्रतिक्रिया की जानकारी। देखिए मौखिक संप्रेषण में क्या होता है कि संदेश भेजने वाला और संदेश प्राप्त करता है। प्रतिक्रिया की क्या होती है कि संदेश भेजने वाला और संदेश प्राप्त करने की प्रतिक्रिया उसी समय पता चल जाती है, जान सकता है कि संदेश उसने ढंग से प्राप्त किया है अथवा नहीं किया। अगर सही से उसने संदेश प्राप्त किया है तो जो प्रतिक्रिया होगा वह अच्छे से दे सकता है। अगर उसने सही से संदेश प्राप्त नहीं किया है या नहीं सुना है तो क्या होगा कि उसकी आधी अधूरी जानकारी से वह आधा अधूरा ही उसका जवाब दे पाता है। तो क्या होता है, इससे पता चल जाता है कि इनके पास सूचना या तो अच्छे से पहुंची नहीं पूरी, तो दोबारा अगर जरूरत पड़ती है कि संदेश हमको भेजना है तो दोबारा संदेश भेजा जाता है और उसी समय यह पता चल जाता है कि उनके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो प्रतिक्रिया से पता चल जाता है। अब है मौखिक संप्रेषण की हानियां। अगर किसी भी पक्ष में किसी भी चीज में अगर लाभ होता है तो उसमें कुछ हानियां भी होती हैं। ठीक है, मौखिक संप्रेषण में हानियां भी हैं। सबसे पहले है दोनों पक्षों, देखिए संप्रेषण जो होता है, मौखिक संप्रेषण की हानियां क्या होती है कि संप्रेषण के द्वारा बहुत ही तीव्र प्रभावी ढंग से संदेश भेजा जाता है, बहुत ही तीव्र और प्रभावी ढंग से भेजा जाता है, परंतु इसके भी दोष हैं, है ना। जैसे अगर बहुत तेजी से हम भेज तो दिए संदेश, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कमियां होती हैं। जैसे दोनों पक्षों में उपस्थित इन कमियों में, जैसे दोनों, सबसे पहला टॉपिक है इसमें आपका दोनों पक्षों में उपस्थिति अनिवार्य है। मौखिक संप्रेषण में क्या होता है कि संदेश प्राप्तकर्ता व संप्रेषण प्रेषित की उसी समय दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा मौखिक संप्रेषण का कोई मतलब या उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। अगर हम क्या करें कि हम अपना जो भी बोलना है हम बोलते चले गए, लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं है, तो हमारा मौखिक संप्रेषण क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ना कोई सुना और ना ही कोई प्रतिक्रिया मिली। तो हमारा ये मौखिक संप्रेषण क्या हुआ? इसकी उपयोगिता खत्म हो गई, इसका जो महत्वता थी वो भी खत्म हो गई। दूसरा है प्रमाण का अभाव। इसमें हानियां क्या होती है कि प्रमाण का अभाव होता है। इसमें मौखिक संप्रेषण में कोई प्रभाव नहीं होता है, मतलब कोई प्रमाण नहीं होता, कोई लिखित नहीं होता, मतलब जो मुंह से निकल गया या जो निकल गया तो उसका कोई लिखित तो है नहीं। हाँ, अगर याद रहा तो हम उसे सुधार कर लिए, अगर नहीं याद रहा तो दूसरा कोई बताएगा तब हम सुधार कर पाएंगे, या उसी समय कोई प्रतिक्रिया दिखाया या बताया तो हम सुधार कर पाएंगे, है ना। अगर हम मौखिक संप्रेषण दे रहे हैं, प्रमाण का अभाव ये होता है कि अगर हम मौखिक संप्रेषण दे रहे हैं तो उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि हम उस संप्रेषण को दोबारा भेज सकें या दोबारा प्रेषित कर सकें। तो यही है सबसे बड़ी कमी कि इसका प्रमाण नहीं होता कि हम उसको दोबारा दे सकें। और दोनों इसमें भी क्या, दोनों पक्षों को होना भी जरूरी है, नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं, और प्रमाण नहीं है तो हमने कुछ भी बोल दिया तो सुधार नहीं कर सकते, है ना, या फिर उसी संदेश को हम दोबारा दूसरे तक पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि बोलने पर अभी कुछ और बोले, बाद में कुछ और बोले, पता चला संदेश पहुंचते पहुंचते कुछ और हो गया, उसका अर्थ कुछ और हो गया। तो इसीलिए प्रमाणता का यहाँ पे अभाव बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा है लंबे वार्तालाप में अनुपयोग। देखिए मौखिक संप्रेषण में संदेश प्राप्तकर्ता छोटे वार्तालाप संदेश को याद रखता है। ठीक है, मौखिक संप्रेषण में जो होता है वह लंबा, अगर हमारा संप्रेषण चलता है तो किसी को याद नहीं रहता है। अगर हम अपनी बातों को छोटे शब्दों में
या छोटे सरल से सरल भाषा में समझाते हैं तो वो काफ़ी दिन तक लोगों को याद रहता है। और परंतु वार्षिक सभा या कभी एक साल के बाद किसी सभा में या प्रबंधक के द्वारा या बड़े उच्च अधिकारी के द्वारा भाषण या संस्था के नियमों को, कार्य विधियाँ, इन सभी को लिखित रूप में ही रखना पड़ता है। यानी मौखिक रूप में इनको हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो लंबे संदेश हैं उन्हें हम लंबे वार्तालाप में या एक साल का पूरा डिटेल भाषण के रूप में नहीं दे सकते, उसको तो हमको लिखित ही रखना पड़ता है। तो ये एक सबसे बड़ी हानियाँ है कि लंबे वार्तालाप में, मौखिक संप्रेषण में, लंबे वार्तालाप में हम नहीं रख सकते हैं। मतलब कि एक साल का पूरा रिकॉर्ड हम नहीं रख सकते, उसको रिकॉर्ड रखने के लिए कम से कम हमें लिखित रखना पड़ता है। तो आज हमने मौखिक संप्रेषण के बारे में पढ़ा, यानी उसकी मौखिक संप्रेषण है क्या, उसके लाभ क्या हैं, उसकी हानियाँ क्या हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लिखित संप्रेषण क्या है। थैंक यू।